प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र हैं शामिल। सरकार ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी के तहत गोदामों का उपयोग करने के लिए किसानों के लिए सुरक्षा जमा राशि का मौजूदा 3% से घटाकर 1% करने का दिया आश्वासन। छोटे किसानों के लिए भी 0 सुरक्षा जमा राशि करने पर विचार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को दिया नया आयाम। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास की कमियों को दूर कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का किया है काम। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर हो सकता है शुरू। हिमालय में आज से बारिश और बर्फबारी से बदल सकता है मौसम। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी अगले 1-2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ आर्थिक गतिविधि और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। पीएम ने प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को और बेहतर करने के लिए हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर स्थापित किया है। हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने घाटकेसर लिंगमपल्ली में मौला अली संत नगर के बीच पहली MMTS ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन सेवा पहली बार हैदराबाद, सिकंदराबाद, जुड़वा शहर क्षेत्रों में लोकप्रिय उपनगरीय ट्रेन सेवा को नए क्षेत्रों तक बढ़ाएगी। तेलंगाना में रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है। सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ 6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी।
और इससे पहले पीएम मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कृषि क्षेत्र 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की दिशा में आधार स्तंभ होगा। नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए किसानों को धन्यवाद दिया और कहा कि ई किसान उपज निधि पहल के साथ प्रौद्योगिकी की सहायता से किसानों की भंडारण व्यवस्था सुगम हो जाएगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद 2.5 गुना बढ़ी है और सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसपी में तो बड़े पैमाने पे सरकार सामान खरीद रही है, अनाज खरीद रही है। मुझे लगता है आज से 10 साल पहले कहाँ 2.5 लाख रुपए का एमएसपी ऑपरेशन होता था, खाद्यान्न खरीदा जाता था किसानों से, और आज जो 10 वर्ष बीते हैं इसमें उसको लगभग 2.5 गुना कर दिया गया। 2.5 times इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस प्रोड्यूस जो सरकार खरीदती है। पीयूष गोयल ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी के तहत गोदामों का उपयोग करने के लिए किसानों के लिए सुरक्षा जमा को मौजूदा 3% से घटाकर 1% करने का भी आश्वासन दिया। गोयल ने WDRA से विशेष रूप से कम भूमि वाले छोटे किसानों के लिए शून्य सुरक्षा जमा राशि पर विचार करने का भी अनुरोध किया। और इससे पहले WDRA ने 25 अक्टूबर 2025 तक किसानों के लिए कृषि वस्तुओं के भंडारण वाले गोदामों के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया था। आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट तो 1% कर दिया। हम सब किसानों के लिए, हम सब के लिए बहुत लाभ होगा, हम सबको प्रोत्साहन होगा कि हम तुरंत माल बेचने के बदले रख सके। लेकिन मैंने मनोज जी से अनुरोध किया, आप ये भी विचार करिए, कोशिश करिए जो छोटे किसानों की उपज है जब वो ये WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रखें, तो मैंने मनोज जी को अनुरोध किया है कि उनसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ना लें, उनको मुक्त कर दें सिक्योरिटी डिपॉजिट। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नया आयाम दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान असम में प्रशासनिक और शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों और अतिथि गृहों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के विकास की कमियों को दूर कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है, जिसमें कृषि की भूमिका बेहद अहम है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि खाद्य तेल आयात का बोझ कम करने और तिलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का मिशन चलाया जा रहा है। हमें इस सोच के साथ काम करना है कि आने वाले दिनों में हम आयात नहीं बल्कि निर्यात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हम एक विजन के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अर्जुन मुंडा ने जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के विकास पर भी बल दिया और कहा कि कृषि शिक्षा को आजीविका व रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैव विविधता अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि 1 साल में ये संस्थान शोध के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प होगा। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि प्रौद्योगिकियों को जलवायु और लैंगिक स्तर पर तटस्थ होना चाहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने वैज्ञानिकों से उत्तर पूर्व क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक विविधता का दोहन करने का आग्रह किया।
श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बरलाल सिंह को कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर बरलाल सिंह ने इस पुरस्कार के लिए राजस्थान के नवाचारी किसानों खेमा राम चौधरी और दिनेश निठारवाल को नामित किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 में पुरस्कार लेने आए नवाचारी किसानों से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में उद्यमशीलता को कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी क्रम में न केवल देश में नए नए कृषि उद्यमी आगे आ रहे हैं बल्कि युवाओं को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से प्रगतिशील किसान बने दिनेश निठारवाल और खेमाराम चौधरी। आइए बात करते हैं, इनको उद्यमशीलता अवार्ड मिल रहा है। आप यहाँ दिल्ली में आए हैं, आपको उद्यमशीलता उत्सव में पुरस्कार मिल रहा है। आपकी मुख्य शोध और नवाचार और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य क्या क्या है? देखो, हमने कृषि कार्य में अच्छा काम किया है और हमारे गांव में अच्छा काम हो रहा है। हम बाहर से इजराइल से हमने जो तकनीकी खेती ड्रिप से करके और पोली हाउस लगा के अच्छी खेती कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज उसमें हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे रखा है। आपको कुलपति जी की पहल से यहाँ आने का अवसर मिला, विश्वविद्यालय का लगातार सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, कुलपति साहब ने हमारे को क्षेत्र में जाते रहते हैं, हमारे को हर चीज़ में अवगत कराते रहते हैं, शीट्स में भी हमारे को अच्छी जानकारी देते हैं। इसलिए आज हमने अच्छी उन्नति करी तो कुलपति साहब के आशीर्वाद से, और हमने अच्छी प्रोग्रेस करी तो हमारे को चयनित किया गया और आज यहाँ दिल्ली भेजा गया। आइए बात करते हैं, खेमाराम जी, आपने भी बहुत कुछ अच्छा किया कृषि में। कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य हैं जो देश को आप बताना चाहते हैं? 2012 में मेरे को राजस्थान सरकार से इजराइल भेजा गया था और वहाँ की तकनीकी और टेक्नोलॉजी सीख करके हम भारत में आकर के यहाँ उसको चालू की। बहुत अच्छी उभर करके आई और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कृषि विभाग, उद्यान विभाग और विशेष तौर से हमारे जो पास में यूनिवर्सिटी जोबनेर है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और पिछले 1.5 साल में तो जो वाइस चांसलर बलराज सिंह जी हैं उनके सानिध्य में हम जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे को एक FPO भी बनाया है, तो उसमें भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को नो लॉस नो प्रॉफिट में हम सारे प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। कुलपति जी ने आपको प्रोत्साहित किया है, लगातार कृषि वैज्ञानिक और किसान संवाद भी होते रहते हैं, इससे कितना फ़ायदा मिलता है? सर, कुलपति जी के आने के बाद में तो हमारे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि एक विकसित गांव को उन्होंने गोद लिया है और जो टेक्नोलॉजी हम जो अपना रहे हैं उसको पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या काम आपने किए हैं? अभी देखें तो आप एक गौशाला का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। देखो, मैंने अभी पंचायत में, मेरे नई पंचायत बनी है, उसमें सभी डिपार्टमेंट की भवन के काम चल रहे हैं और आज मैं 80 करोड़ की लागत से मेरी पंचायत में गौशाला के लिए मुहूर्त होने वाला है। पशुधन के लिए सभी जो अपने बाहर से जो जानवर गायें हैं वो फिरती रहती है, उनको सभी को लाया जाएगा और पूरे जयपुर ज़िले में हमारे आसपास के गांव में एम्बुलेंस लगा के जहां भी गाय दिखेगी, बीमार दिखेगी, उसको एम्बुलेंस के द्वारा गौशाला में लाया जाएगा और वहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपका क्या कहना है पुरस्कार पर? सर, मैं यही कहूँगा कि देश के सारे किसान इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और जो हम कभी लाख रुपए के लिए तरसते थे वो किसान आज करोड़ों रुपए में कमाई कर रहे हैं। तो देश के सभी किसानों को यही कहूँगा कि आप परंपरागत खेती के साथ में थोड़ा सा हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक या जो संरक्षित खेती होती है, पोली हाउस, नेट हाउस, उसमें भी घुसे क्योंकि उसी में पैसा है। तो देखा आपने, ये प्रगतिशील किसान दिनेश निठारवाल और खेमाराम चौधरी हैं, जिनको श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से सार्थक प्रयास करने के लिए जाना जाता है, बल्कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर एक प्रगतिशील किसान के रूप में राजस्थान सहित देश भर में ख्याति प्राप्त करने के लिए भी जाना जाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजनाओं पर काम किया गया, जिसका असर अब नजर आने लगा है। रेलवे, सड़क, बंदरगाह और एयरपोर्ट के साथ साथ ऊर्जा के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूती प्रदान कर रहा है। किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। भारत के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मजबूती प्रदान करने का नहीं है,
बल्कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। पिछले 10 वर्षों के अथक प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के विकास में लगातार प्रगति हो रही है। योजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ अब भारत अग्रसर है। साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। तो वहीं विश्व का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा खपत वाला देश भी है भारत। कंस्ट्रक्शन मार्केट में भी भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया जा रहा है। योजना में 100 लाख करोड़ रुपए की 700 से अधिक परियोजनाएं लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। परिवहन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो उसमें विमानन क्षेत्र में 2014 से पहले देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, जबकि फरवरी 2024 तक देश में 149 एयरपोर्ट हो चुके हैं। वहीं बात रेलवे की करें तो रेलवे के लगभग 94% ब्रॉडगेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। वहीं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 90% काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में 2513 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चालू है, जबकि 2014 तक 1 किलोमीटर का भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं था। वहीं वर्ष 2023 के दौरान 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। इसके साथ ही अनेक शहरों में करीब 986 किलोमीटर मेट्रो रेल का कार्य निर्माणाधीन है। वहीं हाई स्पीड वाली अत्याधुनिक नमो भारत रेलगाड़ी का दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर भी काम लगभग पूरा हो चुका है। सड़क परिवहन की बात करें तो NH का नेटवर्क 2014 के 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 1,46,145 किलोमीटर का हो गया है। 2013 और 14 में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति लगभग 11.6 किलोमीटर प्रति दिन थी। 2022 और 23 में निर्माण की गति बढ़कर लगभग 28.3 किलोमीटर प्रति दिन हुई। 4 लेन राजमार्गों की लंबाई 2013 और 14 में 18,371 किलोमीटर थी। वर्तमान में 4 लेन राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 44,654 किलोमीटर हो चुकी है। वहीं 2014 में हाई स्पीड कॉरिडोर 353 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 3,106 किलोमीटर का हो चुका है। शिपिंग क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग क्षमता 8,710 लाख टन से बढ़कर 16,100 लाख टन प्रति वर्ष से अधिक हो चुकी है। अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो 69 लाख टन से बढ़कर 1260 लाख टन प्रति वर्ष हुआ है। पिछले 9 वर्षों में नौवहन द्वारा प्रबंधित कार्गो 870 लाख टन से बढ़कर 1500 लाख टन प्रति वर्ष हो चुका है। वहीं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2019 और 20 से वित्त वर्ष 2024 और 25 की अवधि के दौरान 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी व्यय होने की संभावना है। भारत ने 2021 में निर्धारित समय से 9 साल पहले गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता का 40% का NDC लक्ष्य हासिल कर लिया है। सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। पवन टरबाइन विनिर्माण क्षमता 1.5 गुना बढ़ चुकी है, जो 2014 में 10 गीगावाट प्रति वर्ष से बढ़कर 2023 में 15 गीगावाट प्रति वर्ष हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पश्चिमी हिमालयाई क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो सकता है। हिमालय में आज से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। आज जम्मू कश्मीर के उत्तराखंड तक मौसम बदल सकता है। अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर में बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी अगले 1 से 2 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं मंडी भाव और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 2 मार्च को लहसुन का भाव था 13,000 रुपए, 4 मार्च को लहसुन का भाव 2,000 रुपए लुढ़क कर 11,000 रुपए रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी लहसुन के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 4 मार्च को लहसुन का भाव 1,500 रुपए गिरकर 10,000 रुपए से 8,500 रुपए रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2 मार्च को लहसुन का भाव रहा 14,000 रुपए, 4 मार्च को इसमें 1,000 रुपए की कमजोरी आई और भाव 13,000 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 2 और 4 मार्च को लहसुन का भाव 15,000 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिलाजुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 मार्च को उड़द का भाव 7,800 रुपए क्विंटल था, 4 मार्च को 200 रुपए चढ़कर भाव 8,000 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 मार्च को उड़द का भाव था 8,865 रुपए, 4 मार्च को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,875 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 2 मार्च को उड़द का भाव था 8,600 रुपए, जो 4 मार्च को 50 रुपए लुढ़क कर 8,550 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 2 मार्च को उड़द का भाव 8,400 रुपए क्विंटल था, 4 मार्च को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,400 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में मसूर के खेत में सिंचाई करें। यहाँ सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। किसान मटर की बुआई करते रहें। इसके अलावा टमाटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल में बैगन की बुआई कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए ये समय उचित है। वहीं किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई करें। इसके साथ ही शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में खीरे की बुआई कर सकते हैं। इस समय गाजर और मूली की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में बैगन की बुआई कर ले। किसान शलगम की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहे। साथ ही गन्ने की बुआई कर ले। यहाँ किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में आलू की फसल तैयार हो चुकी है। किसान आलू की खुदाई कर ले। इस समय जौ के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके साथ ही मसूर के खेत में भी गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। वहीं किसान प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर ले। उत्तराखंड में भिंडी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थित सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि ये 191 वर्ष पुराना मंदिर है। पीएम मोदी ने महाकाली के मंदिर में देशवासियों की खुशहाली की कामना की।
प्रधानमंत्री 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के बारासात में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बंगाल की महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं असुरक्षित हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवारवाद वाले तंज पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम ने जो कहा वह सही कहा। पूरा देश उन्हें अपना परिवार मानता है। बेंगलुरु जेल में कैदियों को कट्टरपंथी बनाने के मामले में एनआईए की 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापेमारी। ये छापे आतंकी साजिश में शामिल संदिग्धों से जुड़े हुए हैं। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद और अन्य आरोपियों पर शिकंजा कसा है। ईडी ने धन शोधन निवारण कानून के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित 15 कृषि भूखंड और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुल 45.92 लाख रुपए की कुछ बैंक जमा राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। कर्नाटक के गेहूं मंत्री डॉक्टर जीपी परमेश्वर ने आखिरकार ये मान लिया है कि विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। एफएसएल रिपोर्ट में ये पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान समर्थी नारे लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ एक बार फिर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की रिश्वतखोरी पर चल रही पूछताछ से संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्होंने जितने भी गैर कानूनी तरीके से कार्य किए हैं सभी का जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में डीजी रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है। अब राजीव कृष्ण को डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अंबाला प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ राजमार्ग को खोल दिया है। राजमार्ग के फिर से खुलने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करने की घोषणा की थी, जिसके कारण प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया था। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।